चलो, ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट हो गया, अकाउंटेबिलिटी कंप्लीट हो गया, सोशल अकाउंटेबिलिटी देख लिया, करप्शन देख लिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमारा डन हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला चैप्टर पूरा क्लोज। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो क्या है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है अब ये समझना। ई गवर्नेंस, ठीक। अब ये ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर, किसको स्टैंड करता है? स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। सबसे पहला ई मतलब यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मतलब क्या है? देखो, ये है गवर्नमेंट, है ना। ये गवर्नमेंट क्या करती है आपको? गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं इन फॉर्म ऑफ सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना। सर्विस डिलीवरी कर रही है और गवर्नमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ना। गवर्नमेंट अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है जिसमें वो एक्चुअली में क्या दे रही है हमको? सर्विस डिलीवरी। किसको? स्टेक होल्डर्स को। यहाँ पे कौन है? स्टेक होल्डर्स है, ठीक है। तो ये सर्विस डिलीवरी किसके लिए है? ये स्टेक होल्डर्स। लेकिन ये जो सर्विस डिलीवरी जब ये करती है, जब ये सर्विस डिलीवरी में गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है ना, इसको सर्विस डिलीवर करने के लिए वो जिस टूल का यूटिलाइज करती है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर इसका यूज़ करती है अपनी सर्विस डिलीवरी में, समझा क्या? अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में, वो किसके लिए परफॉर्म कर रही है? स्टेक होल्डर्स के लिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं क्या? ई गवर्नेंस है वो, समझा क्या? मतलब ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट क्या करती है? अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है, सर्विस डिलीवरी करती है, जो भी उसको गवर्नमेंट अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी उसको हक होता है वो सर्विस डिलीवरी करने का, जो भी उसका सर्विस मोटिव होता है, उसमें अगर वो आईसीटी का यूज़ करती है और अपने जो भी स्टेक होल्डर्स है जिनके लिए वो काम कर रही है, उसको एक्चुअली में क्या कर रही है? उसको जो रिजल्ट ऑफ गवर्नेंस है उसको अचीव करने की कोशिश कर रही है ना। ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस मतलब तो आपको बता दिया था पहले क्या होता है। ये गवर्नेंस कर रही है ना। गवर्नेंस कर रही है किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए। लेकिन इस गवर्नेंस में यूज़ क्या कर रही है वो? यूजेस तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझना कि सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका क्या है? अल्टीमेटली ये कर क्यों रही है सरकार? ये सब कर क्यों रही है? इसमें ये इसलिए कर रही है। ये क्यों कर रही है? यहाँ पे लिखता हूँ क्या? टू एंश्योर गवर्नमेंट। टू एंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए? ताकि क्या हो? गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट रहे। गवर्नमेंट कैसी रहे? ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक। ट्रांसपेरेंट रहे, समझ में क्या? इससे क्या होता है? आईसीटी का यूज़ करते हैं तो आप एक बात बताओ, आईसीटी का यूज़ करते हैं तो हम डिस्क्रिशन कम कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? डिस्क्रिशन भी कम कर दिए। अब दिमाग लगाओ, फॉर्मूले में जाओ। डिस्क्रिशन कम कर दिए, सीक्रेसी कम कर दिए, ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया। जब ये सब हम कम कर देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ट्रांसपेरेंसी, ये सब बढ़ती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। वो फॉर्मूला याद करो, आपको सब याद आ जाएगा। इससे क्या होता है भाई? इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनती है, इससे अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे क्या आता है? इससे आता है गुड गवर्नेंस। इन सब चीज़ों से, वही ART याद रख लो, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होता है? गुड गवर्नेंस आता है। आता है कि नहीं आता है? हाँ, गुड गवर्नेंस इससे हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? गवर्नेंस में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपके राइट्स को प्रमोट करती है, आपके राइट्स को बढ़ावा देती है ना। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सेफगार्ड करती है। सेफगार्ड करती है किस चीज़ को? जो लीगल राइट्स हैं आपके सिटीजन्स के, लीगल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या करती है कि भाई जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल हो,
और इक्विटेबल हो, है ना। यही तो करती है भाई गवर्नेंस में। यही तो हमने देखा था कि जो भी सर्विसेज है सबको एक्सेसिबल हो, सबको समान रूप से बटे, इक्विटेबल हो, समझा क्या। तो यही चीज़ तो गवर्नेंस का यूज़ करते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों में किसका यूज़ करते हैं, इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख करके हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना, जिसको हम आईसीटी बोलते हैं। हम आईसीटी का यूज़ करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा करने के लिए, है ना, ऐसा करने के लिए ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, ई गवर्नेंस टू प्रमोट क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट ये होगी ना कि भाई गवर्नमेंट को अपना अभी जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हैव टू चेंज इटसेल्फ, अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस है अभी फिजिकली होता है, सब रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, तो सारे प्रोसेस भी तो चेंज करना पड़ेगा, प्रोसेस भी चेंज करने पड़ेंगे, इनको भी चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का खुद का जो आउटलुक होता है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, आउटलुक को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ लॉस को भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई आप आईसीटी का यूज़ करोगे और इंडिया में हर चीज़ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो भाई लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा। लॉ को चेंज करने के साथ साथ रूल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आईटी एक्ट इन सब चीज़ों से डील करता है, आईटी एक्ट एक लॉ है, उसमें गवर्नमेंट फिर रूल्स भी बनाती है, ठीक है। फिर रेगुलेशंस को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। रेगुलेशन मतलब समझते हो ना, रेगुलेशन मतलब होता है कंट्रोल करना मैनेजमेंट को, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, उसका जो वे ऑफ इंटरेक्शन है, वे ऑफ इंटरेक्शन विथ सिटीजन, जैसे कि पहले नॉर्मल तरीके से जब वो इंटरेक्ट कर रही थी सिटीजन्स के, तो वो दूसरा प्रोसेस दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करती है। जब डिजिटल के समय में कैसे इंटरेक्ट करती है सरकार, वो दूसरे तरीके से करेगी। तो भाई वे ऑफ इंटरेक्शन को भी क्या चेंज करना पड़ेगा, हाँ, वे ऑफ इंटरेक्शन से भी क्या होना पड़ेगा, सरकार को अपना जो वे ऑफ इंटरेक्शन है विद सिटीजन्स उसको भी चेंज करना पड़ेगा, समझना क्या, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरत होगी, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होगा कि भाई रिक्वायरमेंट क्या होगी फिर इसके लिए, है ना। रिक्वायरमेंट सरकार की भी कुछ ज़रूरत होगी। हाँ, क्या ज़रूरत होगी कि कैपेसिटी बिल्डिंग करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो अपनी भी और सामने वाली स्टेक होल्डर्स की भी। भाई आपने अपने लिए तो आईसीटी नेटवर्क तैयार कर लिया, लेकिन अगर सिटीजन्स के पास ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे इन सब चीज़ों को एक्सेसिबल हो पाएगी। आपने ई गवर्नेंस तो चालू कर दिया, लेकिन सामने वाले के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो सर्विसेज को अवेल नहीं करवा सकता। जैसे आप चाहते हो कि आपकी टिकट घर बैठे हो जाए, है ना, तो आप लैपटॉप में अपनी आईआरसीटीसी से टिकट कर लोगे, लेकिन अब उस व्यक्ति का सोचो जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली, बट उस व्यक्ति की कैपेसिटी बिल्डिंग या उसका एम्पावरमेंट तो नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समझा क्या। इसके अलावा सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसके कारण डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करनी पड़ेगी, है ना। डिजिटल लिटरेसी ज़रूरत हो जाती है यहाँ पर। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना मतलब क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके साथ साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, इसको बढ़ावा देना, समझा क्या ना, ठीक है। ये सब चीज़ें जरूरी हो जाती हैं जब हम आईसीटी की बात करते हैं, है ना। डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको चलाना ही नहीं आता इंटरनेट, तो क्या मतलब। तो भाई डिजिटल लिटरेसी को भी प्रमोट करना है। अवेयरनेस ही नहीं होगी, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये वाला आईआरसीटीसी का, ये आईआरसीटीसी से भी टिकट बुक हो जाती है ना। तो भाई अब वो क्या करेगा, लाइन में लगा रहेगा, सुबह से 4 बजे से लाइन में लगा है, तो उससे क्या हो रहा है भाई, आपका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है कि भाई आईसीटी और ई गवर्नेंस को आप क्यों प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़, इन सबको बढ़ावा देना। बिना इनके आप ई गवर्नेंस की तरफ नहीं जा सकते। ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, समझना क्या। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है जिसमें डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना, अवेयरनेस करना। इसीलिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए सरकार, इसके लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च की है, समझ में आ गया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, समझ में आ गया। इसके तहत
भाई 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, उनको क्या करना है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनको कनेक्ट करना है और उस ग्राम पंचायत में सारी आईसीटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, जिससे क्या होता है जो भी ये सर्विसेज दे पाते हैं अपने आसपास के लोगों को, उससे वो ये इंटरनेट के द्वारा आईसीटी का यूज़ करके, ई गवर्नेंस मॉडल का यूज़ करके सारी सर्विस डिलीवरी कर पाएँ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। डिजिटल लिटरेसी के लिए भी वो उसमें डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि घर में, हर घर में कम से कम एक व्यक्ति डिजिटल लिटरेट हो, मतलब उसको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब से जो गवर्नमेंट सर्विस होती है वो अवेल करना आना चाहिए। जैसे आप अभी घर बैठे अपने सर्टिफिकेट्स ला सकते हो, है ना, डिजी लॉकर में आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स ला सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया इसलिए आप ला पा रहे हो ना, क्योंकि आप डिजिटल लिटरेट हो। वैसे ही हर एक घर में चाहेंगे तो डिजिटल लिटरेट, गवर्नमेंट का ये एम है कि हर एक घर में कम से कम एक डिजिटल लिटरेट हो, जिसमें क्या हो भाई, वो सारे गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ होती हैं उनसे सारे सर्विसेज अवेल कर सके। जैसे बैंकिंग सर्विस है, भाई अब बैंक में जा कर के आप अपना, मान लो आपको अपना ये पता करना है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है, तो भाई आप सीधी बात है, आप जा कर के अपना वो ट्रांजेक्शन देख लो ना, आप अपना लॉगिन करो, पासवर्ड डालो, हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, बैंक में जाओ, 2 घंटे लगे रहो लाइन में, फिर जा कर के होगा। तो फिर उससे डिजिटल एम्पावरमेंट कहाँ हो रहा है? तो भाई ये सब चीज़ों के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं बोल रहा हूँ कि आईसीटी का क्यों इतना हम बोल रहे हैं कि भाई आईसीटी का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, आईसीटी का क्या इंपॉर्टेंस है ना, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, आईसीटी का यूज़ करके, है ना, हम रीच बढ़ा सकते हैं कि नहीं? देखो, गवर्नमेंट की ये सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज है, गवर्नमेंट की फंक्शंस हैं, है ना, इन सर्विस का रीच बढ़ा सकते हैं क्या? इनकी रीच जो होती है, मतलब इनकी पहुंच जो है, एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेसिबिलिटी। अब बताओ, एक व्यक्ति है जिसको जिसको मान लो एसबीआई में अकाउंट है, समझा गया, ये एक शहर है, इसमें यहाँ पर एसबीआई का अकाउंट है। अब ये व्यक्ति रहता है इस गांव में, ये अपने एसबीआई से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए ये शहर आता है, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या करा, अपना जो बैंक है, बैंक में केवाईसी करके अपना जो मोबाइल नंबर है उसको रजिस्टर कर लिया। अब जो बैंक की ट्रांजैक्शन करनी होगी, इसको जो भी जानकारी लेनी होगी, इसको यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अपने घर में ही बैठ करके सारी सर्विसेज उठा सकता है, समझना क्या? मतलब ये जो सर्विसेज, अब कई लोग क्या होते थे कि इतना दूर दूर डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एक बार आकर के बस उन्होंने अपना रजिस्टर केवाईसी कर लिया, तो अब भाई उनका ये जो है रीच बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ, तो रीच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रीच बढ़ेगी कैसे? एक तो जियोग्राफिकली भी मतलब भाई पहले कुछ रीजन अनसर्व्ड रह जाते थे, लेकिन अब डिजिटल के माध्यम से हर रीजन को सर्व कर सकते हैं। जैसे रेलवे की टिकट करना है ना भाई, अब जो शहर में रहता है वो तो जाकर के वहां से कर सकता है ना, रेलवे स्टेशन से, लेकिन भाई अब मान लो कि भाई कोई 30 किलोमीटर दूर रह रहा है और अभी उसको 2 घंटे बाद ट्रेन है, अब टिकट भी नहीं मिल रही है, तो वो कैसे करेगा? तो भाई वो तो ऐसे ही कर सकता है ना कि भाई ज्योग्राफिकली तो बहुत दूर है, बट मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर सकता है, लैपटॉप से ट्रांजेक्शन कर सकता है, बस उसको क्या चाहिए, इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए। तो भाई ज्योग्राफिकली रीच बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ, ज्योग्राफिकली मतलब एरिया वाइज भी रीच बढ़ गई, और दूसरा डेमोग्राफिकली भी बढ़ गई। डेमोग्राफिकली भी बढ़ गई मतलब अब उस सर्विसेज को बताओ, मेल एक्सेस कर पाएगा, फीमेल एक्सेस कर पाएगा, चाइल्ड भी कर सकता है, ओल्ड एज वाले भी कर सकते हैं, है ना, ओल्ड एज वाले भी कर सकते हैं, एडल्ट्स भी कर सकते हैं, फिर आपके जो बच्चे होते हैं वो भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, मतलब सारे सेक्शन इसको कर सकते हैं। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना, हर सेक्शन जो होगी सोसाइटी के, हर सेक्शन के लोग इस सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। समझना क्या? इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की अभी मैंने क्या बताई, रीच बढ़ रही है। रीच बढ़ना मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ना, है ना, तो गवर्नमेंट की एक्सेसिबिलिटी बनती। समझना क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें जो होता है एफिशिएंट, स्ट्रॉन्ग एंड रिट्रीव्ड
टाटा, ठीक है ना। देखो इसमें से हम डेटा प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। बेटर तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है, इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन हो जाएगा कि नहीं, इंस्टेंटेनियस होता है। कोई आपने अभी अगर पेमेंट कर रहे हो आप, तो भाई तुरंत पेमेंट हो रहा है ना, तुरंत आपको जो भीम यूपीआई कर रहे हो आप उससे तुरंत पेमेंट कर सकते हो, आपको बाद के लिए सब कुछ जाने का जरूरत नहीं है। आईसीटी यही चीज करती है कि आप पे जो ट्रांजैक्शन होती है उनको इंस्टेंटेनियस कर देती है ना। वो सारे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं, समझ गया, ठीक है ना। प्रोसेसिंग कैसा होता है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कैसा होता है, फास्ट होता है, मतलब जल्दी जल्दी काम होता है, रिलेटिवली फास्ट। अभी आप बैंक में जाकर के पैसा जमा करवाओगे तो कैसा होगा भाई, आपको पासबुक में लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रिसीव टोकन लेना पड़ेगा, दुनिया भर का पंचायत। लेकिन आप वहाँ पे जाओ, सीधे बैंक में जाओ, पैसा निकालना है तब भी ये झंझट। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ डिजिटली हो जाए तो भाई आपको सीधे आप मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, जिसको भी देना है। तो भाई ये क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेसिंग थी वो रिलेटिवली फास्ट हो गई कि नहीं हो गई, हाँ रिलेटिवली फास्ट हो जाती, समझ में क्या ना। डेटा का मूवमेंट कैसा होता है, डेटा का ट्रांसफर क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर क्या होता है, ये भी फास्ट होता है ना। भाई क्लियरेंस कैसा होगा, क्लियरेंस जल्दी हो जाता है, क्लियरेंस फास्ट होगा। सोचो एक फाइल है, मैनुअली अगर काम करते हैं, पहले वो सारी फाइल को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा और वो फाइल को फॉरवर्ड करेगा, फिर रेड टेपिज्म और दुनिया भर का पंचायत। लेकिन अगर हम डिजिटल को प्रमोट करते हैं तो उसमें जो क्लियरेंस होता है वो फास्ट ट्रैक हो जाता है कि नहीं हो जाता, स्पीडिंग अप हो जाता है। गवर्नमेंट के प्रोसेस जो होंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, मैंने क्या बताया, उसको स्पीड अप हो जाता है, स्पीड अप हो जाएगा, समझ में क्या। स्पीड अप के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, थर्ड पॉइंट ये है कि भैया इससे अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आती है, समझ में क्या। हर कुछ क्लियर कट होता है, ओपन है, ओपन है, समझ में क्या, ओपन फॉर ऑल। तो यहाँ पर सीक्रेसी का कोई चांस नहीं। जब सीक्रेसी का काम नहीं है तो चांसेस ऑफ करप्शन क्या होते हैं, चांसेस ऑफ करप्शन वो कम हो गया, है ना। आईसीटी को प्रमोट करते हैं तो क्या हो गया, ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया, ह्यूमन इंटरफेस कम हो जाता है जब, तो हमने क्या बोला था, ह्यूमन इंटरफेस क्या हो गया, कम हो गया। जब ये हो जाएगा तो चांसेस ऑफ करप्शन तो ऑटोमेटिक कम हो गए, समझ में क्या, क्लियर है ये बात। तो भाई आईसीटी का ये इंपॉर्टेंस हो जाता है, काहे के लिए, जब हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर है ये बात। अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ या फिर इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के एडवांटेज जो अभी पढ़ा, बस वही सारे पॉइंट्स, भाई घुमा फिरा के वही चीज़ें बात कर रहा है बार बार, कि भाई इससे क्या होगा, भाई टेक्नोलॉजी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या करता है कि भाई जो भी प्रोसेस होता है उनको स्पीड कर देता है, स्पीड बढ़ा देगा, एनहेंस कर देगा, एनहेंस कर देगा, ठीक है ना। एनहेंस कर देगा मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई, भाई अब काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके कारण टाइम टेकन जो रहेगा वो ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, टाइम टेकन कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूँ, कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन कम हो गया कि नहीं, कॉस्ट रिडक्शन जैसे अभी समझो आप, कैसे आपको अभी मान लो आप 20 किलोमीटर दूर जा रहे थे, बैंकिंग सर्विस लेनी थी, तो आप कहाँ जाना पड़ता था, ट्रैवल करके इतना सारा पैसा लग जाता था, समझा कि। अब जैसे मान लो सरकार को भी टिकट काउंटर, अगर रेलवे सर्विस देनी है तो टिकट काउंटर खोलना पड़ता था, टिकट काउंटर में फिर वो टिकट काउंटर जो टिकट काटता है उसको पैसा दो, फिर वो जो टिकट काटता है जिस कागज़ में उसका पैसा दो, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दो, एसी का पैसा दो, दुनिया भर का पैसा दे रही थी। लेकिन अब आईआरसीटीसी पोर्टल में कौन सा पैसा लगना है भाई, आईसीटी का उतना ज़्यादा पैसा लगना नहीं है, बस मेंटेनेंस का पैसा लगना है और जो वो डेटा वगैरह तैयार करना है उनका पैसा लगना है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसमें कम पैसा लगेगा एज़ कम्पेयर टू मैनुअली, जो मैनुअली काम कर रहे थे। तो कॉस्ट रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया,
कॉस्ट रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट आपको बता दिया ART, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये बढ़ेगी। समझा गया? लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि नहीं, कन्वीनियंसी। अब भाई बूढ़ा आदमी है, मान लो उसको यहाँ पर मान लो कि भाई पेंशन रिलेटेड सर्विस जो भी होता है, बैंक में आना जाना लगता रहा, तो पहले उसको फ्रीक्वेंट इधर उधर घूमना पड़ रहा था, लेकिन अब उसको इधर उधर फ्रीक्वेंट घूमना नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, कन्वीनियंसी उसकी अच्छी हो गई, है ना। अब वो घर बैठे सारे काम कर लेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल दें कि भाई एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, इंफॉर्मेशन डेटा एंड सर्विस। इंफॉर्मेशन डेटा मतलब ये RTI वाला एंगल याद करो, सारी इंफॉर्मेशन आपको विद इन अ टाइम, मतलब कम समय में आपको सारी सर्विसेज डेटा मिल जाएंगे। समझ, आप डेटा चाहते हो तो आपको भाई 30 दिन के अंदर सारा डेटा, और कई बार ऑटोमेटिक सारे डेटा आपको अवेलेबल है। ये सब क्यों, ICT के माध्यम से। नहीं तो भाई आपको वो आपको पोस्ट करके भेजता, तो सोचो वो फाइल, इतनी बड़ी फाइल भेज देता था, आप उसमें से क्या समझ पाते, उसका चार्ज वगैरह लग जाता, दुनिया भर की पंचायत, ठीक है ना। तो ये एक्सेसिबिलिटी ये क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ गई। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या होता था, जैसे कि मान लो कि भाई, अरे ये सब समझते हो ना, जैसे फोन पे है, फोन पे का अकाउंट है, अब उसको पेटीएम से अगर आप स्कैन करोगे तो वो उसमें नहीं आएगा, वो शो नहीं करेगा, मतलब फोन पे वाला ट्रांजैक्शन फोन पे के लिए ही है बस। समझा क्या इसमें। लेकिन अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ, भीम जो भारत QR कोड है, अब चाहे आप फोन पे से स्कैन करो या फिर किसी भी जो पेमेंट सिस्टम है किसी से भी स्कैन करो, वो उसमें आपको अकाउंट में आ जाएगा पैसा। इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबल होना, मतलब सब चीज के लिए वो एडजस्ट कर ले, इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। और ये कहाँ पे पॉसिबल है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के पॉसिबल है। यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सकता है, सिंगल विंडो सिस्टम हो सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब मान लो कि आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, आप सिर्फ एक विंडो पर जाओ, वहां पर सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाए। लेकिन मैनुअली में अगर आप ऑफिस जाते हो तो 10 टेबल होते हैं, 10 टेबल में अलग अलग लोग अलग अलग सर्विस देते हैं। वहां पर आप जाओगे तो भाई अलग अलग सर्विस अवेल करने के लिए अलग अलग डेस्क पे जाना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, हर टेबल में अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, दुनिया भर की पंचायत होती है। लेकिन ICT के कारण सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। सिंगल विंडो मतलब बस आप अगर आपको टिकट बुक करना है तो सिर्फ आप कहाँ पे जाओगे, IRCT की वेबसाइट पे, ये सिंगल विंडो। समझा क्या। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक भाई एक आप उस पर जाओ डिजी लॉकर में, सिर्फ एक जगह से आप जितनी भी आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, आप वहां से सारी सर्टिफिकेट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम का एग्जाम्पल है। समझा क्या। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बताया, इससे करप्शन डिक्रीज होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, करप्शन डिक्रीज हो गया। समझा क्या। करप्शन डिक्रीज के साथ साथ मैंने आपको बता दिया, इसके लिए कोई ज्योग्राफिकल बैरियर होता है क्या, इसके लिए नो ज्योग्राफिकल बैरियर, मतलब चाहे चाहे आप हो तो आप भी वही सर्विस अवेल कर पा रहे हो, मैं हूँ इतना दूर बैठा हूँ तो मैं भी वही सर्विस अवेल कर पा रहा हूँ, कोई बंगाल में बैठा है वो उसके लिए भी वो ओपन है, मतलब कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, सब के लिए ये सही हो जाता है। समझा गया, ठीक, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ। चैलेंजेस इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में क्या डिसएडवांटेज है और क्या चैलेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहला, लैक ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये बड़ा चैलेंज है कि नहीं है, लैक ऑफ, सबके रूरल एरियाज में सबके पास इंटरनेट है क्या, इंटरनेट पेनिट्रेशन, भाई बहुत सारे गाँव में तो भाई ये सारी सर्विस इंटरनेट पेनिट्रेशन है ही नहीं। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 20 करोड़ पॉपुलेशन के पास ये फैसिलिटीज़ है ना, ओनली 20 करोड़ पॉपुलेशन के पास ये फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट फैसिलिटीज़। समझेगा, सिर्फ 20 करोड़ पॉपुलेशन के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ है। अब एक बात बताओ, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ये लेस देन 10% है कि नहीं भाई, 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई है अब, है ना, तो भाई लेस देन 10% हो गया कि नहीं हो गया,
है ना, इनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं, समझ में गया। प्लस दूसरा रीजन भाई, अगर हम ई गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं, ये क्या हो गया, ये चैलेंज है ना, ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज और डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसके कारण डिजिटल डिवाइड आएगा कि नहीं आएगा, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, देखो ये अर्बन एरियाज हैं, ये रूरल एरियाज हैं, यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है, यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, समझ में गया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटीज के अलावा क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर डेवलप्ड है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पुअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर के साथ साथ यहाँ पर जो डिवाइस चाहिए, डिवाइस मतलब जैसे लैपटॉप मोबाइल ये सब है, ये भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये डिवाइसेस जो चाहिए इनको चलाने के लिए वो कम है। इसके कारण क्या होगा, इनको तो खूब अच्छी सर्विस मिल जाएंगी, है ना, इनकी सर्विस डिलीवरी कैसी होगी, ये खूब अच्छे से सर्विस इनको मिलेगी। यहाँ पर सर्विस ये ले पाएंगे क्या, यहाँ पर सर्विस नहीं मिल पाएगी, समझा गया। सर्विस मिलेगी तो इनका तो एम्पावरमेंट हो जाएगा, है ना, ये तो सब समझ जाएंगे कि भाई कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, सब कुछ ये जान जाएंगे, लेकिन इनका एम्पावरमेंट हो पाएगा, इनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा। तो भाई एक तरफ तो बहुत तेज़ी से ये लोग डिजिटल में आगे निकल जाएंगे, वहीं पर ये डिजिटल में पीछे रह जाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन में। इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चैलेंज बताओ। नेक्स्ट चैलेंज ये है कि भाई इंडिया में वेरी लो डिजिटल लिटरेसी है ना, डिजिटल लिटरेसी। अब अपने अपने पेरेंट्स को ही देख लो आप, है ना, लिटरेसी सबको सारे सर्विसेज को लेना नहीं आता। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो नहीं जानते हैं कि भाई IRCT में टिकट बुक कैसे करते हैं, है ना, बैंकिंग सर्विस के ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, तो भाई ये सब उनको नहीं पता रहता, समझा क्या ना भाई। यहाँ पर जनरेशन गैप का इशू आ जाता है, जनरेशन गैप है, ठीक है ना। ओल्ड एज वाले हैं, हम बात तो कर रहे हैं ये सब बढ़ावा देने की, लेकिन ये भी तो हमको पता है कि भाई उनको ये सारी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लो डिजिटल लिटरेसी है इंडिया में। तो भाई ये एक बड़ा चैलेंज है कि भाई हम ई गवर्नेंस को प्रमोट भी कर रहे हैं, बट उसका जो फ्रूट है वो सब पर थोड़ी पहुंच पाएगा। वो इसलिए नहीं पहुंच पाएगा कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन में क्या बताओगे कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कराना चाहिए, उसके लिए सरकार कम भी कर रही है। नेक्स्ट है क्या, इशू ऑफ प्राइवेसी। इशू ऑफ प्राइवेसी, देखो डिजिटल में है, आपको भी पता है आपका डेटा कब चोरी हो जाए किसी को नहीं पता। आपकी बैंकिंग डिटेल्स, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान करे जा रहे हैं, समझ में क्या। तो इसके लिए इशू ऑफ प्राइवेसी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंडिया लैक करता है क्या, इंडिया लैक्स स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मतलब आपकी साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम नहीं लिए हैं, जिसके कारण इंडिया की जो ये साइबर सिक्योरिटी है ना, साइबर सिक्योरिटी है, ये थोड़ा सा पुअर है एज कंपेयर टू US और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, समझा क्या। मतलब इंडिया का वल्नरेबल है, वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। अभी आपको भी पता है कि भाई बहुत सारे बैंक्स होते हैं उन पर अटैक्स हो जाते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उनके ट्रांजैक्शन चोरी कर लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली SBI का केस आया था, सारे डेटा चोरी कर लिए, बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया था। तो ये एक दिक्कत हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समझा गया ना। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या है। अब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, ये एक चैलेंज है क्या कि भाई इसको हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर मतलब जो ऐप वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर मतलब ये चाइना का जो मोबाइल यूज़ करते हैं हम, इसमें ज़्यादा चांस होता है कि आपका डेटा चोरी हो जाए। तो भाई जैसे कि एप्पल को बहुत रिलायबल होता है ना, उसमें डेटा का ज़्यादा इशू नहीं आता, डेटा चोरी नहीं होते। मतलब हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। जैसे कि ये सब बंद क्यों कर दिया, टिकटॉक वगैरह, ये सब में ये सॉफ्टवेयर थे ना, ये सब बंद कर दिया, ठीक है ना। जैसे जूम ऐप को भी बोला जा रहा है कि डेटा चोरी करते हैं, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भी हाई क्वालिटी के चाहिए, लेकिन ये इंडिया में ऐसा कुछ ज़्यादा मिलता नहीं। हाँ, सॉफ्टवेयर में तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट हार्डवेयर में इंडिया लैक करता है। तो ये इंडिया के लिए बिग चैलेंज है ना, बिग चैलेंज फॉर इंडिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है, नेक्स्ट चैलेंज एक बात बताओ, इंडिया में
हर लैंग्वेज पर, हर रीजन पर अलग अलग रीजन है, ये सब अलग अलग रीजन है। क्या हर रीजन पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है? नहीं, यहाँ पर इंडिया में क्या है भाई, मल्टीपल लैंग्वेज है। लैंग्वेज को लेकर के क्या है, लैंग्वेज को लेकर के डाइवर्सिटी है ना, हर रीजन पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, समझ में क्या? तो हम कैसे हर लैंग्वेज पर डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है, समझ में क्या भाई? यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज में ही तो हम डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करेंगे, लेकिन इसी से ही तो हम डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करेंगे, डिजिटल लिटरेसी को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, है ना, इससे ही हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। लेकिन दिक्कत तो हमारे यहाँ ये है, एक लैंग्वेज होती तो फिर भी भाई अब मान लो कि भाई कोई कन्नड़ है, अब उसको मान लो रेलवे की सर्विस अवेल करना है, बैंकिंग सर्विस अवेल करना है, तो भाई उसमें कन्नड़ में सब कुछ दिखाओगे तब तो वो समझेगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये। और ऐसे एक लैंग्वेज की इशू नहीं है, इंडिया में तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, मल्टीपल लैंग्वेज हैं, तो भाई सबके लिए इतना सब कुछ, इतना सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तैयार करना, हार्डवेयर में तो दिक्कत नहीं जाएगी, बट सॉफ्टवेयर तैयार करना, इतने सारे भारी ऐप्स तैयार करना, ये इंडिया के लिए बिग चैलेंज है, समझा क्या? तो भाई ये कुछ चैलेंजेस हैं, समझा क्या, जो हमको देखने को मिलते हैं कब, ई गवर्नेंस से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको?